नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज जानते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में। Q3 रिजल्ट्स को आए हुए टाइम हो गया है। कंपनी की प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, थोड़ा-सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्यों अर्निंग्स कॉल सुनना पड़ना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बीच मार्केट में जब बहुत ज़्यादा रिजल्ट आते हैं, उसके बीच में आपको एक रिजल्ट आता है, आप नंबर देख के निकल जाते हो और बाद में जब अपना होमवर्क करते हो तो पता चलता है कि गड़बड़ हो गई। आइए जानते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर की स्टोरी। सोनाटा सॉफ्टवेयर की स्टोरी 38 साल पुरानी है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, 1 बिलियन से ऊपर का रेवेन्यू है, 10 ईयर्स का कैगर है 15.2%। इसीलिए मिड कैप जितने भी इंडेक्सेस हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो मिड कैप फोकस करते हैं, आईटी फोकस करते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। आगे चल के देखेंगे इसमें 7,000 से ऊपर 7,000 से ऊपर हो गए हैं। इस क्वार्टर में 182 न्यू इंजीनियर्स हायर किए हैं। टोटल मिला के 7,000 प्लस हो गया है, जो कि सोनाटा के लिए एक बड़ी बात है। अचीवमेंट, कूडोज टू सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर उन गिनी चुनी कंपनी में से है जिनका माइक्रोसॉफ्ट से भी बहुत अच्छा टाई अप है, अमेजन वेब सर्विसेज से बहुत अच्छा टाइप है, गूगल क्लाउड हो चाहे सेल्स फोर्स अच्छे से सर्विस नाउ का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और अपना मॉडर्नाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। एसएपी से भी इनका अच्छा टाई अप है। कुल मिला के मॉडर्नाइजेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी कंपनीज को और प्रीमियम भी अच्छा कैलकुलेट करते हैं। इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने 4 सेगमेंट में बांटा है। एक है टीएमटी जो कि है टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन। आरएमडी है रिटेल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल, डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखेंगे टीएमटी का आगे बहुत चर्चा होगी। अर्निंग्स कॉल सिर्फ टीएमटी से ही भरी हुई है। बीएफएसआई हमको पता ही है, एचएलएस हेल्थ के लाइसेंसेस। ये जो दोनों डोमेन है बीएफएसआई और एचएलएस, ये हाई प्रीमियम के होते हैं। इसमें अच्छा रेवेन्यू मिलता है, मार्जिन अच्छे होते हैं, इसीलिए कंपनी प्रेफर करती है कि वो यहाँ जाएंगे। इस सेक्टर को और एक्सप्लोर करेंगे, इस सेक्टर की और नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आएंगे, नई कंपनी से टाई अप करेंगे। अच्छा मार्जिन, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्ग टर्म हेल्दी मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कंपनियाँ उसी को प्रेफर भी करती है। कंपनी का अपना चैटबॉट एआई है, वो भी चल रहा है। वर्कबॉक्स एआई है, ये लाइटनिंग बिल्ड है। इसके अलावा हारमनी एआई भी है, जो कि बेसिकली एक डेटा एनालिटिक्स और के लिए बना रखा है, जिनको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है मार्केट से। कंपनी को 2 लार्ज डील मिली है Q3 FY25 में, इसको भी आगे चल के देखेंगे। एक मिली है मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी से, आगे एक मिली है टेक्नोलॉजी सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स को, तो आप इसको भी देखेंगे। 46% जो कंपनी की एक्टिव पाइपलाइन है वो बड़ी है। 44% फॉर्च्यून 500 कंपनी से आती है, तो अच्छी कंपनी के साथ डील करती है। और आप इनका टोटल नंबर ऑफ टॉप अकाउंट्स भी देख सकते हैं। Q3 FY25 में जो फॉर्च्यून 50 उससे 3 अकाउंट हैं और 4 अकाउंट है फॉर्च्यून 500 से, तो एक अच्छी अच्छी लिस्ट है। अब मेजर डील विन की बात करते हैं। अ, एक हेलसिंकी बेस्ड यानी फिनलैंड बेस्ड एक माइनिंग इंडस्ट्री के साथ काम किया है, जो 30 प्लस लोकेशन से है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गैस कर सकता हूँ कि ये ऑटोकोम्पू है। अ, वैसे भी फिनलैंड में बहुत ज़्यादा कंपनियाँ हैं नहीं, गिनी चुनी कंपनी है, तो अच्छी कंपनी है, अच्छा टाई अप है। इनके साथ इन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट अर्न किया है, जो एक अच्छी बात है, एक होना भी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी जो ये बता रही है, ये बता रहे हैं यूएसए बेस्ड है और टेलीकॉम मीडिया टेक्नोलॉजी कंपनी है, नॉर्थ अमेरिका बेस्ड है। तो गैस कर सकते हैं, इसमें मैं श्योर कम हूँ, तो मेरा अगर गैस करना होगा तो ये डीएक्सी टेक्नोलॉजीज़ है। अ, गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा गैस है। ऑटोकॉम्पो के लिए मैं काफ़ी श्योर हूँ कि हो सकता है कि वही कंपनी हो। तो ये भी अच्छी कंपनी है, अच्छा टाइप है, इससे भी इनको बूस्ट मिलेगा। एक पॉजिटिव मैं इसको काउंट करूँगा। कंपनी प्रीमाइजिंग में है, जेन एआई में भी है। जेन एआई में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग और अपने इन्होंने 87% का कंपनी का कहना है कि 87% इनका जो वर्कफोर्स है वो जेन एआई में ट्रेंड है। अ, मैं इस पॉइंट को उतना स्पेसिफिक नहीं लूँगा, पर कंपनी हाईलाइट करके बताना चाह रही थी। अ, इसको आप एक पिंच नहीं, एक कटोरा सॉल्ट के साथ लीजिएगा। 87% जेन एआई ट्रेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा सर्टिफिकेट कंपनी करवा लेती है। क्लाइंट्स को दिखने के लिए अच्छा होता है, उनको भी अच्छी हेल्प मिलती है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक जो इनका एक अच्छा डेटा माइनिंग टूल है, डेटा एनालिटिक्स टूल है, इसको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। 73 मिलियन की पाइपलाइन क्रिएट हो गई है 70 प्लस कस्टमर से, और एक मिड साइज डील भी है। पॉजिटिव पॉइंट है, ऐसी कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट मिलना ज़रूरी है जहाँ कंपनी में इशू आ रहे हैं कुछ कुछ, लेकिन मैं इसको एक बिग पॉजिटिव में लूँगा। इसके अलावा अगर हम एक क्विक स्निपेट देखें, तो Q2 FY20 और Q3 FY25, यहाँ हमको देखना है क्वार्टर क्वार्टर हमको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, तो तब सबसे पहला पॉइंट अब क्या दिखता है कि रेवेन्यू जो है वो 259 से बढ़ के हो चुका है 336.8। तो आप देख रहे हो कि रेवेन्यू तो अच्छा किया है, करोर्स में भी देखोगे आप, इंडियन करेंसी में भी तो 2169 से 2842 करोड़ हुआ है। लेकिन आप एबिडा पे देखोगे
8.2 से गिर के 5.8 आ गया है। EBITDA आफ्टर देखोगे तो 9.6 से गिर के 6.5 आ गया। पैट जो है वो नील बढ़ा हुआ है, ऊपर से डिक्लाइन है -1.4 का। कंपनी के लिए ये अच्छा नहीं है, कंपनी ने में कुछ इशू हैं। बिग नंबर आपको देखने को मिलता है कि फ्लैट ग्रोथ है। आप एक्सपेक्ट करोगे सिर्फ नंबर देख के तो आपको पता नहीं चलेगा। यही मेरी भी गलती हो गई, कंपनी अर्निंग कॉल में आए हैं उसके इश्यूज़। तो आइए चलिए कुछ इश्यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी को कॉन कॉल के बाद हम कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सिनेरियो में बांट लेते हैं। तो पॉजिटिव एक तरफ ले लेते हैं, नेगेटिव एक तरफ ले लेते हैं। दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, देखेंगे 20% ऑफ जो इनका जो रेवेन्यू है, ये कंपनी की सब मैं कॉन कॉल से मैंने सुन के पढ़ के निकाला है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं अपने मन से बता रहा हूँ। तो 20% जो रेवेन्यू है वो AI इनेबल्ड सर्विस से आ रहा है। तो कंपनी क्लियरली AI के फील्ड में, जेन AI के फील्ड में अपना एक इन्होंने एक माइलस्टोन बना लिया है, एक अचीवमेंट रेज कर लिया है। हमने पहले भी बात करी थी कि हारमोनी AI जो इनका प्लेटफॉर्म है, वहाँ से इनको डेटा एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग के लिए इनको हेल्प मिल रही है, बूस्ट मिल रहा है और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है, मार्केट में ट्रैक्शन भी उसके लिए मिल रहा है। अगेन 87% कंपनी कहना है कि वो जेन AI ट्रेंड है, मैं इसको बहुत ज़्यादा गिनूंगा नहीं। अगेन हाई मार्जिन कंपनी जो था, हाई हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज, और जो था हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, तो BFSI हम इसको ले लेते हैं। ये 13.5 से, यानी देखिए इसका जो कंट्रीब्यूशन है 13.5 से बढ़ के 35 to 40% आ चुका है मात्र 11 क्वार्टर्स में। तो एक अच्छा सिग्निफिकेंट जंप है। क्लाउड से इनको ऑलमोस्ट आता है 44% का रेवेन्यू। तो कंट्रीब्यूशन आप समझ लीजिए, तो 11 क्वार्टर्स में, 11 क्वार्टर्स में आप समझ लीजिए कि 13.5 से 35 से 40% एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप है। एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक से भी इनको क्लाइंट मिल रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स से भी मिल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एंटरप्राइज से भी मिल रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनका अच्छा टर्म है। हेडकाउंट हमने पहले ही देख चुका है। अब आते हैं इश्यूज़ में। इश्यूज़ में सबसे पहला इशू जो जो हर IT कंपनी के लिए है, वो क्या है? स्लो डाउन। अगर मैं इसको गिनूँ तो क्या है? स्लो डाउन है। किस में स्लो डाउन है? टेक स्पेंडिंग में। तो कंपनियां जो हैं वो इतना स्पेंड नहीं कर रही, क्योंकि मार्केट में फ्री कैश की कमी है। डिसीजंस जो ले रहे हैं उनमें डीले आ रहा है। कंपनी आगे देख रही कि थोड़ा सा कैश अवेलेबल हो मार्केट में, ईज़ हो, लिक्विडिटी हो, तब हम कैश करेंगे। तो दो नेगेटिव है, लेकिन ये दो नेगेटिव तो सभी के लिए, तो मैं इनको एक ही पॉइंट में गिन रहा हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है और जो एलिफेंट का डायनासोर इन द रूम है, वो है रैंप डाउन। कंपनी ने रैंप डाउन किया है। रैंप डाउन आपको नहीं पता तो आप अपनी वर्कफोर्स को कम कर रहे हो। आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसको चला गया, आपको जो आपके जो एम्प्लॉय सफ़र करते हैं उसको कहते हैं रैंप डाउन। इस प्रोसेस को बेसिकली कहते हैं रैंप डाउन। और ये इनका टेलीकॉम मीडिया एंड हाईटेक एक क्लाइंट था, एक बहुत बड़ा क्लाइंट था, बहुत बड़ा क्लाइंट था, याद रखिए। कोई नया क्लाइंट नहीं है, वो क्लाइंट जो इनके पास 30 साल से इनके साथ काम कर रहा है। उनके एक प्रोजेक्ट में, एक डिपार्टमेंट में कह लीजिए, रैंप डाउन आया है, रैंप डाउन आया है। और इसकी वजह से उनको अपने जो नियर शोर, याद रखिए, नियर शोर मतलब ऑन साइट, ऑफ शोर मतलब हम इंडिया में जो कर रहे हैं बेसिकली वही। तो नियर शोर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को इनको ले ऑफ करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ की मार्केट कंडीशंस, लेबर लॉज अलग होते हैं, और उनको सेवरेंस पैकेज देना पड़ा था अकॉर्डिंगली जिस जो लॉज होता है। उसके अलावा उनको जितना भी उनका रैम डाउन था, जितना भी उनका कॉस्ट था, वो सब इसमें आया और ये वन टाइम इम्पैक्ट था। कंपनी का कहना है ये Q3 के मार्जिन्स में 3.5% कंट्रीब्यूट करेगा। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और हमको याद रखना है कि Q3 में इम्पैक्ट इसका आया है, लेकिन Q4 में भी आएगा। कंपनी का क्लियरली कहना है कि Q4 में इसका इम्पैक्ट आएगा। तो अभी हमको कुछ दिख रही है Q4 में, कहना है कि ये ग्रोथ जो अभी तक हम देख रहे थे, फ्लैटिश ग्रोथ थी, Q4 में हो सकता है हमको डी ग्रोथ देखने को मिले फुल इम्पैक्ट के साथ। ये एक बहुत बड़ा डेंट है। बहुत सारी कंपनीज के आने के बाद एक साथ नंबर आ रहे थे, उसमें इसकी अर्निंग कॉल छूट गई। मैं इन्वेस्टेड हूँ इसमें, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट जरूर सकता है। याद रखिए, कोई भी भले भटके कोई से भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी की अर्निंग कॉल में सिर्फ इसी के ऊपर लगातार बात हो रही है, बार बार बात हो रही है। और कंपनी में कुछ कंसर्न्स भी रेज किए हैं, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी रेज किए। उसी को आइए एक नए शीट में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइंग हो गई।
जब भी इस तरह का एक इम्पैक्ट आता है तो कंपनी की गाइडेंस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ट्रेजेक्टरी सब पे एक 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 क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या होता है। इम्पैक्ट क्या Q4 में ही जाएगा? क्या वो Q1 FY26 में नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। तो ये एक ओपन क्वेश्चन मार्क है। अब ये पॉइंट जो रेज किया गया, क्वेश्चन पूछा गया था कंपनी की अर्निंग कॉल में कि ये रैंप डाउन आया क्यों? तो कंपनी का कहना है कि जो उनका क्लाइंट था उसने एआई इम्प्लीमेंट करके, याद रखिए एआई इम्प्लीमेंट करके एक सेगमेंट को उसने एआई की हेल्प लेके अपना कॉस्ट कम कर लिया। तो एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है। एक तरफ से आप एक एआई के प्लेयर बनना चाह रहे हो, कंपनी को एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो, ऊपर से वही एआई आपका जो प्रोजेक्ट है आपका वही वो डिस्टर्ब कर दे रहा है, वही वो खा जा रहा है। तो बेसिकली से पैकमैन आपने आपने पैकमैन अगर गेम खेला होगा किस तरह से वो खाता रहता है। तो एआई आपको चाहिए लेकिन एआई ही आपका जॉब खा रहा है। तो ये एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्या क्या एक रिस्क एनालिसिस की ज़रूरत है? क्या रिस्क असेसमेंट की ज़रूरत है? क्या आगे चल के ये ही एआई और इनके प्रोजेक्ट्स ना ले लेगा? अगेन ध्यान से सुनिएगा, कॉन्ट्रडिक्शन है। आप एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराना चाहते हो लेकिन एआई की सॉल्यूशन से ही आपका प्रोजेक्ट चला जा रहा है। एक इम्पैक्ट है, ठीक है। कंपनी का कहना है कि वन टाइम ब्लेप है लेकिन क्वेश्चन मार्क ही है। कंपनी से क्लियरली पूछा गया कि जो आपका 500 मिलियन यूएसडी 500 मिलियन यूएसडी का जो एम्बिशंस था, एस्पिरेशन था, जो पहले FY26 में था, FY26 के एंड में आएगा, अब मिड लास्ट क्वार्टर्स में वो मिड FY27 में जा रहा है। अब वो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? तो कंपनी का उस पे भी कोई जवाब नहीं था। क्या ये वन टाइम है, रेकरेंस है? फिलहाल कंपनी का कहना है कि ये वन टाइम ब्लिप है। क्या आगे हो सकता है? इस पे भी क्वेश्चन मार्क था। कंपनी अपने आप को डिफेंड करती नजर आई। जब कंपनी डिफेंड करे अपने आप को, क्वेश्चन के जवाब में क्वेश्चन पूछे, तो वो ठीक बात नहीं होती है। कंपनी का कहना है कि आपने डीप सीक का नाम सुना, आजकल हमने भी बहुत सुना है। आपने डीप सीक का नाम सुना, क्या 3 महीने पहले तक किसी ने डीप सीक का नाम सुना था? वो क्या मॉडल बनाएंगे? इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का जो को पायलट है ऑटोनोमस 3, उसका नाम सुना था। किस तरह से वो इम्पैक्ट आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन वो इम्पैक्ट आ गया। अब ये इम्पैक्ट किस तरह से आगे प्ले करेगा ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन कंपनी कहना है कि ये एक ऑक्सीमोरन टाइप हो गया। कंपनी का कहना है कि ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। अगर आप आईटी फील्ड में हो तो आपको स्प्रिंट का मतलब पता होना चाहिए। एक आईटी कंपनी कह रही है कि स्प्रिंट नहीं है। क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा आगे चल के, ये और भी प्रोजेक्ट्स में इम्पैक्ट करेगा? इसकी भी क्लैरिटी नहीं है। तो काफ़ी क्वेश्चंस मार्क है। एक बड़ा क्लाइंट, उसके रैम्प डाउन की वजह से आपके मार्जिन इम्पैक्ट, वो मार्जिन इम्पैक्ट जो Q4 में भी आएंगे, Q3 से आके Q4 में भी जाएगा, ये कंपनी का क्लियरली कहना है। अब वो फाइनेंशियल ईयर Q1 में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये एक बड़ा डील है। तो फिलहाल कंपनी के पास क्वेश्चंस बहुत हैं लेकिन आंसर नहीं है। कंपनी डिफेंड करती रही, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा इसी को लेकर। एम्प्लॉय कॉस्ट के आगे बढ़ेगा तो एम्प्लॉय बेसिकली उनका कहना था कि जो सैलरी और पे राइज है उसके अलावा और ऐसा नहीं देख रहे हैं। बट एक सीरियसली क्वेश्चन मार्क है, क्या एआई एक प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर सकता है, दूसरे प्रोजेक्ट को भी इम्पैक्ट कर सकता है कि नहीं, ये देखना होगा। Q4 हमको पहले से पता है कि उसमें उसका इम्पैक्ट मिलेगा, डी ग्रोथ मिलेगा। इसीलिए रिजल्ट ठीक ठाक आने के बावजूद नंबर जो थे वो ऑन पार एवरेज थे, तब भी स्टॉक ऊपर से आधा हो चुका है। 800 प्लस वाला अब 400 के नीचे चल रहा है। अभी हम आगे चल के इसको भी देखेंगे। तो एक बड़ा इम्पैक्ट, एक डीप कट इनको मिला है और आगे भी चल के आ सकता है। ऐसे में कंपनी को, अगर आप इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, इन्वेस्टर हो या करना चाहते हो, तो और भी ज़रूर है कि आप Q4 और नेक्स्ट Q1 फॉलो करना, अपडेट लेना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी अभी भी छोटी कंपनी ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन तब भी 11,371 करोड़ की है। करंट प्राइस देखिए 406, ये और भी नीचे आ चुका है। 870 का स्टॉक लो देखी थी 96 का, और अभी भी 406 पर है। तो ऊपर से आधे से भी कम हो चुका है, हमको इस बात का याद रखना है। और कंपनी का इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों था? अगर क्वार्टर रिजल्ट में भी चलते ना, तो हम इसको ईयर ऑन ईयर थ्रू आउट कंपेयर भी नहीं सकते कि लास्ट ईयर एक एक्विजिशन था और टैक्स भी बहुत ज़्यादा था, तो उस वजह से इनको इम्पैक्ट पड़ा था। इन्वेस्टर्स में आप किसके जाओगे और आप डीआईज ओपन कर लोगे ना, तो म्यूचुअल फंड्स की इतनी लंबी लिस्ट है कि आप इसको ट्रैक नहीं कर पाओगे। बहुत सारे आपके पास भी जो म्यूचुअल फंड हो, अगर आपने अप्लाई कर रखा उसके जाके देखो कि कंस्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, तो हो सकता है इसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर भी मिले। डीप पे इम्पैक्ट है, एक सीवियर कट है। चार्ट पे चलते हैं, देखिए चार्ट क्या बता रहा है। चार्ट हम इसको पहले से ही देख रहे थे, एक चार्ट पे हमको क्लियरली लोअर लो बनता हुआ दिख रहा था।
हमको याद रखना है कि ये 3 महीना पुराना चार्ट है। सेबी गाइडलाइंस की वजह से हम फ्रेश चार्ट दिखा नहीं सकते, 3 महीने पुराना का है। अक्टूबर नवंबर के बाद आपको इसमें खुद चार्ट लगा के देखना है। लेकिन हमको पता है कि ऊपर से आधा हो चुका है, 406 के प्राइस पर है। तो अगर आप ये अभी भी देखो तो इसने जो अपने सपोर्ट पॉइंट थे उन दोनों को तोड़ दिया है। अब आप ये जो ई देख रहे हो ये कंपनी के रिजल्ट्स को दिखाना चाह रहा है। कंपनी के रिजल्ट्स किस तरह हैं, हमेशा आपको रेड ही मिल रहे हैं। तो अनटिल अनलेस कंपनी टर्न अराउंड नहीं करती, नए क्लाइंट नहीं लेकर आती, अपने प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लेकर आती, टर्न अराउंड मुश्किल है। वीकली या मंथली बेस पर जब तक वो हायर हाई नहीं बनाएगी तब, और वो भी वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम होनी चाहिए अच्छी खासी। यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, अगर वॉल्यूम अच्छी नहीं होगी गेन नहीं मिलेगा। कंपनी जब ऊपर से नीचे जाती है, जब वो 100 रुपये की है वो 50 रुपये की जाती है, तो अगर यहाँ से वो डबल भी जाती है तो भी पुराने के प्राइस तक ही पहुँचती है। तो आपको देख समझ के लेना है। इन्वेस्टर्स, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको Q4 कॉल, Q1 Q2 कॉल बहुत ध्यान से सुननी है, इंपॉर्टेंट सुननी है। कंपनी का किस तरह का इम्पैक्ट है, क्या मटेरियल इम्पैक्ट पड़ा है, क्या नए सॉफ्टवेयर पे इम्पैक्ट पड़ा है, वो फॉलो करना ज़रूरी है। याद रखिए, भूल के किसी भी एंगल से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ कंपनी की अर्निंग कॉल को रिप्रेजेंट करने का एक आपको प्रेजेंट करने का एक प्रयास था मेरा। वीडियो अच्छा लगा हो और अगली Q4 Q1 Q2 कॉल देखना चाहते हो, उनके बारे में पढ़ना चाहते हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हेल्प करिए एक छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।